Hello students, welcome to SR Biology ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज संपत राज नागर। तो इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपना कंप्लीट हो गया है। ओवेरी कंप्लीट, ओवेरी के साथ में ओवेरी के बाद ओविडक्ट, ओविडक्ट के बाद यूटेरस, यूटेरस के बाद अपन ने देखा सर्विक्स, सर्विक्स के बाद अपन ने वेजाइना वाला पार्ट देखा और वेजाइना के पार्ट में अपन ने बाह्य जनन इंद्रिय देखी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है सहायक जनन ग्रंथियां। तो जो मादा मनुष्य है उसमें 2 टाइप की सहायक ग्रंथियां पाई जाती है, जिन्हें आप बार्टोलिन ग्लैंड और एक स्तन ग्रंथियां जिसे मेमोरी ग्लैंड बोला जाता है। जो बार्टोलिन ग्लैंड होती है वो नर की काउपर ग्रंथियों की समजात मानी जाती है। किसके समान मानी जाती है? बार्टोलिन ग्लैंड नर की काउपर ग्लैंड के समजात माना जाता है। नर मनुष्य, जो मादा मनुष्य होती है ना, उसमें केवल एक जोड़ी होती है और इसे ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसे ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये ग्रंथियां क्या होती है? जो योनि होती है उसके पार्श्व में पाई जाती है और ये दोनों तरफ की बार्टोलिन नलिका वेस्टिबुल में आकर के खुलती है। और ये ग्रंथि होती है ना, लैंगिक उत्तेजना के समय सारे द्रव स्त्राव करती है। क्या करती है? जैसे लैंगिक उत्तेजना होती है मादा में, तो वहां पर सारे द्रव स्त्राव करती है और ये तरल पदार्थ लैंगिक संभोग के दौरान लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करती है। और ये सारे द्रव होता है, ये चिकना होता है, सारे होता है, जलीय द्रव स्त्रावित करती है, जो सारे माध्यम का कार्य करती है। अपन बात करते हैं कि जो 5 पॉइंट चलेगा सहायक जनन ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? सहायक जनन ग्रंथियां। जो मादा मनुष्य में सहायक जनन ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट ग्लैंड है बार्टोलिन ग्लैंड, फर्स्ट ग्लैंड है बार्टोलिन ग्रंथि। सेकंड जो ग्लैंड है उसको बोला जाता है स्तन ग्रंथि। सेकंड ग्लैंड किसको बोला जाता है? स्तन ग्रंथि, जिसे आप यहाँ पर अपन बोल रहे हैं बार्टोलिन। और सेकंड है मेमोरी ग्लैंड। तो 2 टाइप की ग्लैंड्स होती है, एक तो बार्टोलिन ग्लैंड होती है और एक कौन सी ग्लैंड होती है? मेमोरी ग्लैंड होती है। फर्स्ट जो बात कर रहे हैं बार्टोलिन ग्लैंड की, बार्टोलिन ग्लैंड की बात करें तो ये है नर की काउपर ग्रंथियों के समजात मानी जाती है। नर की काउपर ग्रंथियों के समजात मानी जाती है। यह मादा मनुष्य में एक जोड़ी होती है। यह मादा मनुष्य में एक जोड़ी होती है और इसे ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्रंथि कहा जाता है। इसे ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहा जाता है। यह ग्रंथियां वेजाइना के पार्श्व में स्थित होती है। वेजाइना के पार्श्व में स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? वेजाइना के पार्श्व सतह पर, सतह भी बोल सकते हो यहाँ पर, योनि के पार्श्व सतह। यह ग्रंथियां योनि के पार्श्व सतह पर या पार्श्व सतह में स्थित होती है। जो
अपन बात कर रहे हैं जो बार्थोलिन ग्लैंड होगी वो दोनों तरफ की बार्थोलिन ग्लैंड से जो नलिकाएं निकलेगी वो दोनों तरफ की बार्थोलिन नलिका वेस्टिब्यूल में आकर के खुलती है। वेस्टिब्यूल का मतलब है कि जो वेजाइनल वाला पार्ट है उसके बाहर की ओर एक दरार रूपी स्ट्रक्चर जो त्रिकोण लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। कैसे बनाएगी? ऐसे त्रिकोण लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। इस त्रिकोण लाइक स्ट्रक्चर की जो सरफेस होती है उस त्रिकोण लाइक सरफेस को अपन क्या बोला जाएगा? वेस्टिब्यूल कहा जाता है। तो दोनों तरफ की बार्थोलिन नलिका वेस्टिब्यूल में खुलती है। वेस्टिब्यूल का मीन्स है कि योनि के बाहर की तरफ एक दरार रूपी छिद्र पर त्रिकोणीय स्थान को, जो त्रिकोण स्थान है उसको क्या बोला जाता है? वेस्टिब्यूल कहा जाता है। अब क्या करता है जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है वो क्या करती है? लैंगिक उत्तेजना के समय, किसके समय? लैंगिक उत्तेजना के समय क्षारीय द्रव स्रावित करती है। और ये तरल क्या करती है? ये तरल क्या करता है? ये तरल पदार्थ क्या कर रहा है? लैंगिक संभोग के दौरान लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है। ये ग्रंथि चिकना सारे जलीय द्रव स्रावित करते हैं जो योनि से सारे माध्यम बनाता है। क्या होगा? एक बार दोबारा फिर रिवाइज करते हैं कि जो बार्थोलिन नलिका होती है वो वेस्टिब्यूल पर स्थित रहेगी। वेस्टिब्यूल जहाँ खुलेगा, क्योंकि वेस्टिब्यूल से मीन्स है कि जो योनि होती है उसके बाहर की ओर एक त्रिकोणीय स्थान होता है, वहाँ पर आकर के बार्थोलिन खुलेगी, बार्थोलिन ग्लैंड खुलेगी और उस बार्थोलिन ग्लैंड के द्वारा क्या निकलेगा? एक चिकना पदार्थ स्रावित होगा। या आप बात कर रहे हैं कि एक लैंगिक उत्तेजना के समय एक क्षारीय द्रव स्रावित होगा और ये तरल पदार्थ क्या करेगा? संभोग के दौरान लुब्रिकेंट के रूप में काम करेगा। ये ग्रंथि क्या होती है? चिकना सारे जलीय द्रव स्रावित करते हैं जो योनि में सारे माध्यम बनाती है। अपन देख रहे थे मेमेरी ग्लैंड्स के बारे में कि मेमेरी ग्लैंड्स क्या होती है, स्तन ग्रंथियाँ क्या होती है। स्तन ग्रंथियाँ जो होती है, जो विकसित स्तनधारी होते हैं उन विकसित स्तनधारियों में स्तनधारी तो विकसित ही होते हैं। अब जो स्तन ग्रंथियाँ होती है वो कहाँ पर स्थित होती है? वक्ष भाग में स्थित होती है। स्तनधारी ध्यान में रखना, जो स्तन ग्रंथियाँ होती है मेमेरी जो ग्लैंड्स होती है वो वक्ष भाग में स्थित होती है। और जितने भी स्तनधारी होते हैं उसमें कार्यशील या क्रियाशील मेमेरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। अपन जानते हैं कि जो फीमेल्स होती है उनमें एक जोड़ी वन पेयर क्या ग्लैंड्स होती है? वन पेयर एक मेमेरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिनमें क्या पाए जाते हैं? ग्रंथि उत्तक प्रेजेंट होते हैं और वसा पाई जाती है। और ये सब मिल करके किसका निर्माण करते हैं? प्रत्येक जो ग्रंथि होती है, प्रत्येक जो स्तन ग्रंथि होती है उसमें ग्रंथिल उत्तकों से 15 से 20 मेमेरी लोब्स में बटा होता है। 15 से 20 स्तन लोब्स में, स्तन या बात करें मेमेरी लोब्स में बटा होता है। और मेमेरी जो लोब्स होते हैं उनमें कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। उन कोशिकाओं के गुच्छे से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे कूपिका बोला जाता है, एल्विओलाई बोला जाता है। और इन एल्विओलाई में, इन कूपिकाओं में दुग्ध का स्त्रवण होता है। ये एल्विओलाई से क्या होता है? इन एल्विओलाई में जो स्थित जो कोशिकाएं होती है उनसे दुग्ध का स्त्रवण होता है। दुग्ध स्त्रावित होकर की जो कूपिकाएं होती है, जो एल्विओलाई होती है, उन एल्विओलाई में कलेक्ट हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। अब आगे अपन बात करते हैं कि कूपिकाएं किस में जाकर के खुलती है? स्तन लैक्टिफेरस डक्ट में खुलती है। और प्रत्येक जो नलिकाएं होती है, प्रत्येक पाली की जो नलिकाएं होती है वो स्तन वाहिनियों का निर्माण करती है। प्रत्येक पाली की जो नलिकाएं वो स्तन वाहिनियों का निर्माण करती है। अनेक स्तन वाहिनियां मिलकर के किसका निर्माण करती है? एम्फुला का निर्माण करती है। मेमेरी एम्फुला का निर्माण करती है जो दुग्ध वाहिनियां लैक्टिफेरस डक्ट में से जुड़ी होती है और जिससे कि दुग्ध स्तन से बाहर निकलता है और निप्पल के शीर्ष पर स्थित छिद्रों में जाकर के खुलता है। तो अपन बात करते हैं जो स्तन ग्रंथि होती है वो कहाँ पर स्थित होती है? वक्ष भाग में स्थित होती है। और कार्यशील या क्रियाशील जो स्तन ग्रंथि होती है सभी मादा स्तनधारियों का मेन कैरेक्टर होता है। मादा में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है जिनमें ग्रंथि उत्तक व अधिक मात्रा में वसा पाई जाती है। प्रत्येक स्तन ग्रंथि का जो ग्रंथिल उत्तक होता है ना वो 15 से 20 मेमेरी लोब्स में बटा होता है। और इसमें कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं? गुच्छे पाए जाते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं, एल्विओलाई कहते हैं। और इन कूपिका की जो कोशिकाएं हैं
उनमें ही दुग्ध स्त्रावित होता है, जो कूपिकाओं की गुहा में एकत्रित हो जाता है और कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती है और प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर एक स्तन वाहिनी का निर्माण करती है और अनेक स्तन वाहिनियां मिलकर के एक बड़ी स्तन तुम्बिका बनाती हैं। से आगे एम्फुला जो था, मेमोरी जो एम्फुला है वो कहाँ पर जाकर के खुलेगा, लेक्टिफेरस डक्ट में जाकर के खुलेगा। लेक्टिफेरस डक्ट से जुड़ा रहेगा जिससे कि दुग्ध स्तन ग्रंथि से बाहर निकलेगा, ठीक है, और निपल के सिर पर स्थित छिद्र द्वारा ये बाहर खुलेगा। आप बात करें जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है, मेमोरी ग्लैंड्स में 15 से 20 क्या पाए जाते हैं, मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं और इन मेमोरी लोब्स के में कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं जो कि एल्वेओलाई का निर्माण करते हैं और ये एल्वेओलाई आगे जाकर के मेमोरी डक्ट्स में जाकर के खुलती है और मेमोरी डक्ट्स आकर के जाकर एक चौड़ी गुहा नामक संरचना में जाकर के खुलती है जिसे मेमोरी एम्फुला कहा जाता है। यह मेमोरी एम्फुला आगे जाकर के किस में जाकर के खुलेगा, लेक्टिफेरस डक्ट में जाकर के खुलेगा। अरे लेक्टिफेरस डक्ट आगे जाकर के निप्पल में जाकर के खुलेगी, वहाँ जाकर के इससे बहुत सारे छिद्रों के द्वारा बाहर खुलेगी। इस प्रकार से आपकी जो सहायक जनन ग्रंथियाँ थी उसमें बार्टोलिन ग्रंथि कंप्लीट हुई और स्तन ग्रंथियों के बारे में डिस्क्राइब हुआ और इसका डायग्राम कंप्लीट हुआ। अगला पॉइंट है कि मादा जनन तंत्र में किस प्रकार उसको हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। जिस प्रकार से नर जनन तंत्र में हार्मोन के द्वारा मादा जनन तंत्र को कंट्रोल किया, उसी प्रकार से मादा जनन तंत्र में भी हार्मोन के द्वारा मादा जनन तंत्र को कंट्रोल किया जाएगा। जिस प्रकार से हाइपोथैलेमस से अपन जानते हैं कि हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एफएसएच वो एलएच जैसे रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है। रिलीज करने के बाद ये पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है, पीयूष ग्रंथि का जो पिट्यूटरी लोब का एंटीरियर लोब है उसको स्टिमुलेट करता है जिससे कि वहाँ से एलएच व एफएसएच का स्त्रवण होगा। अब क्या होगा, एफएसएच क्या करेगा, एलएच क्या करेगा, ध्यान में रखना। एफएसएच क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये ओवेरी में फॉलिकल्स के निर्माण को स्टिमुलेट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलिकल्स का निर्माण होगा। जैसे प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्सरी फॉलिकल बना, टर्सरी फॉलिकल जब बाद में मैच्योर होकर के ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रकार से ये फॉलिकल के स्टिमुलेटेशन में हेल्प करेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन जो, और ध्यान में रखना जो ग्राफियन फॉलिकल होती है, जो आप बात करें जो मैच्योर जो फॉलिकल्स होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है, जो फॉलिकल्स होती है ना, उन फॉलिकल्स के थ्रू बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। जैसे ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद जैसे ही एक टाइम पर ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगी उस टाइम पर एलएच हार्मोन के प्रभाव से, एलएच हार्मोन के प्रभाव से मादा में जो एलएच हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो एक साथ बहुत ज़्यादा निकलता है और क्या करता है, जो ओवम जो ग्राफियन फॉलिकल है उस ग्राफियन फॉलिकल को क्या करता है, रप्चर कर देता है। और ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से एलएच हार्मोन के प्रभाव से क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी और टूटने के बाद क्या होगा, एलएच हार्मोन के प्रभाव से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगी और एक स्ट्रक्चर बनती है, उससे जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनसे एक कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा। इस प्रकार से एलएच हार्मोन के प्रभाव से जैसे सेकेंडरी, यहाँ पर एलएच हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलता है, उसे एलएच सर्ज कहा जाता है। और ये एलएच हार्मोन क्या करता है, जैसे ग्राफियन फॉलिकल फटी, कार्पस ल्यूटियम बनी तो एलएच हार्मोन, उसके बाद क्या होगा कंडीशन, जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बनता है तो कार्पस ल्यूटियम बनने के तुरंत बाद उसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है।
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बनना प्रारंभ हो जाता है। इधर सेकेंडरी जो उस साइड थी, उस सेकेंडरी उस साइड से भी बाद में मियोसिस सेकेंड होकर के ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ओवम जैसे बनेगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी। लेकिन किसी कारणवश फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एक टाइम बाद कार्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अपन क्या करते हैं, जो यूटेरस होता है गर्भाशय, उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, उसके रिपेयरिंग करने में भी हेल्प करता है, जिससे क्या कि जो एंडोमेट्रियम लेयर को बनाए रखने में हेल्प करता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होगा तो उस हार्मोन की कमी से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे डाउन होगा तो यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो एंडोमेट्रियम लेयर का ब्रेक डाउन होगा और वेजाइना के थ्रू उस सबस्टेंस के रूप में यूटेराइन जो भी लेयर एंडोमेट्रियम जैसे ब्रेक डाउन होगा तो वेजाइना के थ्रू क्या होगा, ब्लड का सिक्रेशन हो जाएगा। इस तरह अपन रजोदर्शन की कंडीशन बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होगा, रज चक्र स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रोल होता है कि एक लेवल तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही एक लेवल से ज़्यादा हार्मोन बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक देने से हार्मोन का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है उसके द्वारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है उसको स्टिमुलेट कर रहा है, जिससे कि एलएच वो एफएसएच का सिक्रेशन होगा, जो ओवेरी को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, जिससे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। इनका लेवल बढ़ने कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में इनको स्टिमुलेट कर दिया जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ से उसको मतलब इसको इनहिबिट कर दिया जाएगा, नेगेटिव फीडबैक दिया जाएगा। यदि आप हार्मोन कम रहा तो उसको बढ़ाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक दिया जाएगा। तो ये हार्मोन कंट्रोल का क्या आ जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन कंट्रोल का एक डायग्राम है, फ्लो चार्ट है। आगे अपन देखते हैं क्या इसमें किस प्रकार से अपन थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी लिख लेना, वृद्धि कोमा संतुलन और मादा जनन अंग, वृद्धि कोमा संतुलन और मादा जनन अंग के कार्य हार्मोन नियंत्रण को चित्र में दर्शाया गया है। आगे है, इसमें क्या होगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा किसको स्टिमुलेट किया जाएगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे बोल सकते हो GnRH। और GnRH टू टाइप के होते हैं, एक तो LHRH होता है और एक होता है FSHRH होता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्त्रावित होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्त्रावित होता है जो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को उत्तेजित करता है, जो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को उत्तेजित करता है। किसको करेगा, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को उत्तेजित करेगा, जिससे
LH व FSH, LH व FSH स्त्रावित होते हैं। LH व FSH स्त्रावित होते हैं। क्या क्या स्त्रावित होते हैं? LH व FSH स्त्रावित होते हैं। आगे हैं FSH। FSH अंडाशय में पुटिकाओं की वृद्धि को, अंडाशय में पुटिकाओं की वृद्धि को उत्तेजित करता है, पुटिकाओं की वृद्धि को उत्तेजित करता है और oocyte के विकास को, oocyte के विकास को प्रेरित करता है, oocyte के विकास को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करेगा? क्या हुआ? इसके द्वारा, हार्मोन के द्वारा वृद्धि संतुलन होगा और मादा जनन के जो भी हार्मोन हैं वो इसके द्वारा कंट्रोल होंगे। कैसे होंगे? हाइपोथैलेमस जानते हो, उसके द्वारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होगा और जो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को उत्तेजित करेगा, जिससे क्या निकलेंगे? LH और FSH स्त्रावित होंगे और ये FSH क्या करेगा? अंडाशय में पुटिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करेगा और साथ साथ में oocyte के विकास को प्रेरित करेगा। और इन पुटिकाओं में मियोसिस फर्स्ट से इन पुटिकाओं में मियोसिस फर्स्ट से सेकेंडरी oocyte, मियोसिस फर्स्ट से सेकेंडरी oocyte बनती है। मियोसिस फर्स्ट होगा तो उससे क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte बनेगी, सेकेंडरी oocyte बनती है और FSH एस्ट्रोजन के निर्माण को भी, और FSH एस्ट्रोजन के निर्माण को भी, FSH एस्ट्रोजन के निर्माण को भी प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? एस्ट्रोजन के निर्माण को भी प्रेरित करता है। और LH कार्पस ल्यूटियम, LH कार्पस ल्यूटियम को उत्तेजित कर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित करता है। कौन सा हार्मोन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल, या ऐसे बोल सकते प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल या स्तर बढ़ने से
GnRH संदमित होता है, GnRH संदमित होता है, जिससे LH व FSH, जिससे LH व FSH का प्रोडक्शन संदमित हो जाता है, जिससे LH व FSH का प्रोडक्शन संदमित हो जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी संदमन हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी संदमन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन। तो अपन ने क्या देखा? LH, ध्यान में रखना, स्टार्टिंग में अपन ने क्या देखा कि जो हाइपोथैलेमस है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हो रहा। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन किसको स्टिमुलेट कर रहा? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा। पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हुआ तो LH व FSH निकला, जो क्या करेगा? अंडाशय में पुटिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करा, जिससे उस साइट का विकास होगा। और साथ में पुटिका में क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा, जिससे सेकेंडरी उस साइट का विकास होगा। और FSH क्या करेगा? एस्ट्रोजन के निर्माण को भी प्रेरित करेगा। और LH क्या करेगा? कार्पस ल्यूटियम को उत्तेजित करके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करेगा, जिससे क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। बढ़ने से क्या होगा? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज कम हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, जिससे LH व FSH का प्रोडक्शन संदमित हो जाएगा, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या हो जाएगा? संदमन हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने देखा कि किस प्रकार से स्तन ग्रंथियों में कौन कौन सा रोल होता है और किस प्रकार से आपके हार्मोन कंट्रोल किस प्रकार से फीमेल में काम करता है। तो इस वीडियो को आगे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ साथ में जैसे सब्सक्राइब करते हैं तो उसको बेल आइकन को दबाइए, बेल आइकन को दबा करके जो भी नोटिफिकेशन है उसको प्राप्त कीजिए। तो मुझे आशा है कि जो चैप्टर चल रहा है उसमें आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख करके आप भेज सकते हो। थैंक यू।